हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सबके एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और मैं हूं मोनिका और आप आए अपने चैनल इग्नू एग्जाम पॉइंट पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बीपीएससी 105 कोड नंबर, जिस बुक का नाम है तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ब्लॉक 1 कंप्लीट कवर कर लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। इसमें मैंने वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखी है क्योंकि कल आपका एग्जाम है, इसलिए फटाफट हम इसको रिकवर करेंगे। और इसके अंदर मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, कहीं कुछ छूट ना जाए। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, जिसका नाम है राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोग सोचिए, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज है जिसमें आपने किसी चीज को कंपेयर ना किया हो। आप जिस फोन को लेकर आए हैं ना, आपने कितने फोनों को रिप्लेस करके उस फोन को लिया है, समझ सकते हो ना आप। आपने उनके बीच में क्या किया, कंपैरिजन ही तो किया था, तुलना ही तो की थी। ऐसे किसी इंसान की तुलना करना, किसी पॉलिसी की तुलना करना, किसी भी चीज, एनीथिंग, हर चीज के अंदर तुलना तो होती ही है। अब हम देखेंगे कि राजनीति में क्या तुलना, उसका क्या अध्ययन होता है, क्या ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, या फिर इसके क्षेत्र, इसका उपयोग क्यों हमें ऐसा करना पड़ता है। तो हम ये सब देखेंगे। आप लोग अभी वोट डालने अगर जाते हो तो देखते होगे ना कि एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, इनके बीच में कंफ्यूजन रहती है किसको वोट देना है। आपने जिसको अपना कीमती वोट दिया है, ही इज स्पेशल वन और शी इज स्पेशल वन, है ना। वो स्पेशल है जिसको आपने वोट दिया है। आपने कितनों को रिप्लेस करके उसको वोट दिया है, तो आपने उसकी तुलना बाकी सबसे की तो होगी एक ना एक बार। तो ऐसे हमारे राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन का अर्थ होता है कि इसका संबंध राजनीति परिघटनाओं की तुलना से है। हमारी राजनीति के अंदर जो भी चीज हो रही है, कोई सी भी घटना हो रही है, उसके अंदर तुलना करना, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, विश्व के देशों के बीच राजनीति समानताओं और भिन्नताओं को मिलाना। जो वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें इसको, तो अलग अलग देश हैं, उनकी अलग अलग राजनीतियां हैं। अगर हम उनसे कंपैरिजन करेंगे तो हम पाएंगे कि या तो हम उनसे अच्छे होंगे, या तो हम उनसे खराब होंगे, या फिर कह सकते हैं पॉलिसीज में या तो हम उनसे आगे होंगे या तो हम उनसे पीछे होंगे। तो इस तरीके से हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि अभी हम कौन सी जगह पे हैं और हमें कितना आगे तक और वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं इसका। तो अरस्तु, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। ये एक सोशोलॉजिस्ट हैं जो कि यूनान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने, आप यकीन नहीं मानोगे, 158 मायने रखते हैं, 158 देशों के संविधान पढ़े और उन्हें कंपैरिजन करके एनालाइज भी किया, और इसको 3 सब कैटेगरीज में बांटा कि इतने टाइप की सरकारें हो सकती हैं। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तुलनात्मक पद्धतियां अन्य विषयों के साथ भी, जिसकी जो तुलना होती है ना, वो सिर्फ राजनीति के अंदर ही नहीं होती है। अब आप लोग देखते होंगे ना, गली में भी तुलनाएं होती हैं, घर में भी होती हैं कि उनके नंबर ऐसे आए हैं, तुम्हारे ऐसे आए हैं, या तुम इस चीज में अच्छे हो या वो उस चीज में ज्यादा अच्छा है। तो कंपैरिजन तो होता ही है। इसके अलावा और भी जगह है, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र। अगर हम थोड़े बड़े लेवल पे बात करें तो राजनीति के अलावा मन के विज्ञान में, समाजशास्त्र में, समाज के अंदर देखते हैं ये वाला वर्ग ऐसा है, इस सोसाइटी के अंदर ये चीज बढ़िया है, उस सोसाइटी के अंदर ये कमी है, कुछ ना कुछ अर्थशास्त्र, सबके अंदर हम तुलनाएं करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, क्या तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण का एक विशिष्ट क्षेत्र है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो मैंने एकदम समराइज करके लिखा हुआ है, आप उसको अच्छे से एलैबोरेट करके लिखना। तो सबसे पहली बात, तो जो तुलनात्मक राजनीति है वो विशिष्ट क्षेत्र तो नहीं है। सिर्फ तुलना करने से सारे काम हो जाते तो फिर बात ही क्या थी, तो ऐसा तो नहीं है। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर है नहीं। ये सिर्फ तुलनात्मक राजनीति एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं है, ये उसका एक पार्ट है। यहाँ तुलना करने से चीजें सुधारी जा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात में तुलना ही करते रहेंगे। कहीं कहीं गहन अध्ययन करना होता है, हमें उस चीज को डीपली पढ़ना होता है, उसके बाद एनालाइज करना होता है। राजनीति की प्रकृति में वस्तु के 3 पहलू होते हैं, भाषा, शब्दावली और परिप्रेक्ष्य। ध्यान से देखना, आपको ये वर्ड थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन अब आप ग्रेजुएशन के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको वर्ड्स तो अच्छे इस्तेमाल करने ही है। तो स्किप करने से बढ़िया है 1-2 बार इसको बोल के देख लो, याद हो जाएंगे। तभी भी नहीं हो तो मैं इनके दूसरे मीनिंग तो बता ही रही हूँ। इसकी परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है नजरिया,
अगर आपको परिप्रेक्ष्य याद ना आए तो आप नजरिया लिख के आ जाना। ठीक है, तो जो कोई भी चीज हो, पहले तो हमें भाषा, यहाँ विषय वस्तु से इसका मतलब है कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए कि आज मैं इस टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई तुलना करूंगी या फिर एनालाइज करूंगी। शब्दावली का मतलब होता है उससे रिलेटेड तुम्हें जाना पड़ेगा, मटेरियल्स को देखना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि एनालाइज करना पड़ेगा वहां पे आसपास चल क्या रहा है। फिर उसके बाद आप अपना नजरिया बताओगे, जिसके मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप देखने जा रहे हो कि विमेन की आज क्या कंडीशन है, क्या पहले से सुधार आया कि नहीं आया। तो पहली चीज तो आपको पहले के बारे में पता होगी, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। आपने भाषा ली, भाषा मतलब विषय वस्तु, आपने कोई ना कोई मुद्दा चुना, मुद्दा बता दिया वुमेन की जो इस टाइम पे कंडीशन है इन प्रेजेंट टाइम, वो शब्दावली आप देखोगे जाकर, हर जगह एनालाइज करोगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आज भी बात करोगे 4 लोगों से, उनकी कंडीशंस पूछोगे, देन आप अपना नजरिया रखोगे कि हाँ मुझे बदलाव लगता है या नहीं लगता है। दैट इज डिपेंड ऑन योर, ठीक है, योर व्यूअर्स। तो राजनीति की विशिष्टता स्थापित करने में पर्याप्त है। अब देखिए, अब आपने अपना नजरिया को तो रख दिया है, अब राजनीति की जो विशिष्टता है, ये कह सकते हैं कि सिर्फ विशिष्टता का मतलब एक स्पेशलाइज कर देना या सिर्फ उसको बता देना, तो ये कंप्लीट नहीं कर सकता है। हमने सिर्फ किसी चीज को एनालाइज करे, अपने व्यूज रखे, तो सबके व्यूज अगर आप देखोगे ना तो फिर सबके व्यूज अलग अलग मिलेंगे, तो ये तो अपर्याप्त है, कह सकते हैं कि कंप्लीट नहीं है। इनमें राजनीति शास्त्र सम्मिलित नहीं है, जिसके आंदोलन हो गए। अब आंदोलन पे क्या नजरिया रखोगे आप, है ना, सबके अलग अलग व्यूज होते हैं। अगर आप नजरिया रखने चलोगे ना तो पक्ष विपक्षी बन जाओगे, या तो उनके पक्ष में हो जाओगे या उनके विपक्ष में हो जाओगे। इनमें राजनीति विज्ञानों की सामान्य दिलचस्पी हो सकती है। ये हो सकता है कि आपको अच्छा लगता हो हर चीज पे चर्चा करना, तो आप बोल सकते हो, लेकिन हर मुद्दे पर एक राजनीति विश्लेषण नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी आ भी सकता है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार, इनमें अंतर है। तो जो राजनीति होती है ना, ये व्यापक क्षेत्र होता है। आप भी जानते हो कि राजनीति के अंदर सरकारें होती है, तो राजनीति तो बड़ा हो गया ना, इसके अंदर एक व्यापक क्षेत्र हो गया, लेकिन जो सरकार है वो कम व्यापक है, या फिर कह सकते हो छोटा क्षेत्र है इसके अंदर। अध्ययन जो आप करते हो तुलनात्मक राजनीति में, उसमें राजनीति व्यवस्थाएं, सरकार, सरकार के प्रकार, उनके कार्य, इसके अलावा गैर राजकीय राजनीति का भी अध्ययन करते हो, जो राजनीति से रिलेटेड नहीं है, आप वो भी तो देखते हो यहाँ राजनीति के अंदर। लेकिन एक तुलनात्मक सरकार के अंदर आप सिर्फ किस चीज का अध्ययन करेंगे, तो व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, संस्था का करेंगे, काम में क्या उनके डिफरेंस है। लेकिन एक कंप्लीट इसके अंदर हो रहा है अध्ययन, तो आप देख सकते हो कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो ज्यादा इसका व्यापक क्षेत्र है, जबकि तुलनात्मक सरकार का कम है। अब हम देखते हैं यह शब्द आधुनिक पदावली से निकला हुआ है, यानी कि आधुनिक शब्द है और ये परंपरागत शब्द है, ये पुराना शब्द है और एक नया शब्द है। ठीक है, इसका अध्ययन क्षेत्र व्यापक और गतिशील है, यानी कि ये काम करता रहता है कंटिन्यूसली, आगे कुछ ना कुछ नया आता रहता है, लेकिन ये सीमित है और संकुचित है। उतने ही अंदर आप क्या नई नई चीजें लेकर आ सकते हैं, बस इस चीज पर आप डिपेंड कर सकते हो, बाकी नई चीजें इसमें इतनी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इसमें एरिया वाइड नहीं है ना, एरिया ही कम है इस चीज का। अब हम देखते हैं राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उत्पत्ति। तो राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन आए कैसे, है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक लंबी बौद्धिक वंशावली है, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। यूनानी दार्शनिक ने सबसे पहले 150 राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया। आपकी बुक में यहाँ 150 लिखा हुआ है, आप 158 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी जो मैंने अभी पीछे बताए थे ना अरस्तु, उन्होंने 158 संविधानों की अध्ययन किया था। अब आप कुछ भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू बुक जाओगे तो 150 लिख के आना। तो संविधानों का अध्ययन किया था और उनके शासन प्रणालियों के प्रारूप में बांटा था। तो वो कौन थे, अरस्तु थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो यूनान के रहने वाले थे, इसलिए लिखा यूनानी दार्शनिक। ठीक है, उनका वर्गीकरण, अब उन्होंने क्या किया, अच्छे से पढ़ा, एनालाइज किया और 3 तरीके से बांट दिया। उनका वर्गीकरण कहाँ हुआ था, लोकतंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र में। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि वर्णात्मक और मान के 2 श्रेणियां प्रस्तुत करी थी उन्होंने। थोड़े से अलग वर्ड लग रहे होंगे, बट पढ़ लेना एक बारी, क्या पता माइंड में रह जाए।
तो पहले तो वर्णात्मक और मानकीय दो तरीके बांटे, फिर उन्होंने उदाहरण दिया लोकतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र। लोकतंत्र जैसे अपना भारत है, राजतंत्र जहाँ पे राजा चलते हैं, राजा फिर उनका बेटा फिर उनका बेटा, और कुलीन तंत्र जहाँ पे अमीर लोगों का एक तरीके से शासन होता है, ऐसे आप मान सकते हो। तुलना के आधार पर शासन को अच्छे और बुरे आदर्श में विभाजित भी किया था इन्होंने। तो इन्होंने अच्छा या बुरा बताया था उनकी शासन प्रणाली के हिसाब से, और आदर्श में जो कह सकते हैं ज्यादा अच्छा माना जाता था। 15वीं सदी में फेमस हुए थे मैकियावेली। उन्होंने इस शब्द को फेमस किया, क्यों फेमस किया, तो शासन प्रणाली को सबसे सफल बनाने के लिए उन्होंने कुछ नीतियां बनाई थी, जिसकी वजह से वो फेमस हो गए थे। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं 19वीं सदी का अंत, वो स्टार्ट तो हो चुका है ना। अब हम देखेंगे कि ये तुलना कहाँ तक जाने वाली है, तो बहुत पुरानी है और कहाँ तक जाएगी, पूरा सफर आज हम करने वाले हैं। 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का प्रारंभ। तो इस दौरान उत्तम व्यवस्था या आदर्श राज्य से संबंधित दार्शनिक और काल्पनिक प्रश्नों के साथ भावात्मक शब्दावली का प्रयोग किया। डर गए? इतनी खतरनाक हिंदी नहीं है ये, बस इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो आप। देखो, उत्तम व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था का होना, आदर्श राज्य, राज का मतलब मैंने पहले बताया था एक देश होता है, एक ऐसा देश जिसकी नीतियां सब अपनाना चाहते हो, जिसको सब अपना आइडल मानते हो, है ना, इस टाइप का देश। संबंधित जो दार्शनिक थे, जिसकी यूनान से हमारे बहुत सारे दार्शनिक आए हुए हैं जिन्होंने वहां पे जन्म लिया है। तो एक यूनान को बहुत अच्छे नजरिए से देखा जाता है ना, एक आदर्श राज्य की तरह है वो। ऐसे ही दार्शनिक जो थे वो अपनी कल्पनित प्रश्नों के साथ, कह सकते हैं कि जब तक हमारे अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, हम आंसर ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है तो आंसर किस चीज का ढूंढेंगे, हमें पता ही नहीं है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जब तक आप क्वेश्चन इमेजिन नहीं करोगे, आप आंसर की तरफ नहीं जाओगे। और यहाँ के लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन अपने दिमाग में लाए, और सिर्फ क्वेश्चन ला के शांत नहीं हो गए, आंसर ढूंढने की बहुत कोशिश करी। उदारवाद सबसे पहले प्रबल विचारधारा यहीं पे थी। अब उदारवाद क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि वोट डालने का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं ना मतदान वयस्क अधिकार जो है, अधिकार सबको होना चाहिए, वो कहते थे वोट डालने का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए, बट जाते हैं गरीब लोग। ऐसा होना चाहिए कि जो अमीर लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वही वोट डाल सके, उनका मानना ये था। अब आप बताओ, आप इस चीज से एग्री करते हो कि नहीं? आई होप एग्री नहीं हुई ये वाली चीज, इसीलिए तो ये अधिकार सबको मिला है। अगर एग्री हो जाती तो आज सभी लोग वोट डालने नहीं जाते। तो उनकी विचारधारा बहुत प्रबल थी कि सब लोग वोट नहीं डालने चाहिए, वोट वो लोग डालने चाहिए जो कि थोड़े से पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान है, ताकि वो सोच समझ के आगे वोट डाल पाए। कहने को उनका नजरिया भी एक तरीके से सही था, लेकिन अब देख सकते हैं आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस वाली विचारधारा को इतना माना नहीं गया। यूरोपीय राष्ट्र विश्व राजनीति पर प्रभुत्व का आनंद ले रहे हैं। अब जो यूरोपीय राष्ट्र है, यूरोप से रिलेटेड जितना भी जगह है, उनका प्रभुत्व बढ़ता गया, वो फेमस होते गए। ये अध्ययन यूरो केंद्रित थे। यूरो का मतलब यहाँ पे यूरोपीय से ही है। यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब इन्हीं क्षेत्रों में सीमित रहकर रह गए थे, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा फेमस थोड़ी ना हो जाएगी तुलना। इन्होंने बड़ी संख्या में राष्ट्रों को विश्लेषण से अलग कर दिया था। अब देखो, ये इनकी कमी है एक तरीके से माना जाए तो, है ना, सिर्फ अपनी जगह पे सीमित रह गए, आगे नए राष्ट्रों नए राज्यों के बारे में तो कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करी। अब आगे समय भी तो आएगा, देखेंगे आगे क्या होगा। अब हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पश्चात। अब कहानी आगे बढ़ चुकी है, अब अपन आ चुके हैं द्वितीय विश्व के आसपास, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास। तो हम देखते हैं 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जो कि आप लोगों ने शायद 9th-10th क्लास में पढ़ी होगी। तो ये बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। विश्व में समाजवाद को उत्पीड़ितों की विचारधारा माना गया। जो लोग यहाँ उत्पीड़ित थे, जिनको प्रॉब्लम थी, वो कौन सी विचारधारा के थे? समाजवाद के थे। और जिनसे लड़ाई हो रही थी, ठीक है, सपोज आप हो और सामने वाला है जिससे आपकी लड़ाई हो रही है, तो आप इस टाइम पीड़ित इंसान हो और आपकी विचारधारा है समाजवाद, और सामने वाला है वो है पूंजीवाद, ठीक है, पश्चिम उदारवाद और पूंजीवाद। वो इनकी आलोचनात्मक कह सकते हैं विकल्प एक तरीके से, एक ऐसा ऑप्शन था
जो कि उनकी विचारधारा से बिलोंग नहीं करता था। द्वितीय विश्व युद्ध ने निम्नलिखित घटनाएं घट चुकी थी। अब आपको पता है कितना सारा लॉस भी हुआ था, है ना। तो देखते क्या क्या हुआ था। यूरोपीय वर्चस्व का पतन हो गया था। अभी तक जो यूरोप हीरो बन रहा था ना, वो हो गया खत्म। यूएसए का एक नए अधिपति के रूप में उत्थान और मोर्चाबंदी हुई। कह सकते हैं यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, एक नया अधिपति बना। विश्व की विचारधारा का दो गुटों में बंटना। अब विचारधारा दो गुटों में बंट चुकी थी। आपने पढ़ा होगा सोवियत संघ और अमेरिका वाला, है ना। तो पूंजीवाद और समाजवाद, ये प्राइवेटाइजेशन पे बल देते थे और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज पे बल देते थे। भारत लेकिन इन सब मामलों में बड़ा अच्छा रहा है। उसने सबको एनालाइज किया और अच्छा बीच का रास्ता हमेशा निकाला है। तो भारत ने क्या किया, मिश्रित मॉडल को अपनाया, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण बना लिया। अब देखते हैं 1970 के दशक में क्या हुआ था, विकासवाद और उसकी चुनौतियां। ठीक है, तो इस दशक में भावात्मक प्रतिमानों के पक्ष के कारण विकासवाद की आलोचना हुई। अब देखो, ये दशक पूरा 1970 का चल रहा है। जो भी यहाँ पे प्रतिमान थे, जो भी यहाँ पे सरकारें थी, जो भी यहाँ पे उनके रोल मॉडल्स थे, उनमें ना विकासवाद आया और इसकी आलोचना हो गई। अब उन्होंने कहा पूंजीवाद, समाजवाद सब देख लिया भाई, अब आगे भी तो बढ़ना है जिंदगी में, एक ही जगह थोड़ा अटके रहोगे। रियल लाइफ में भी हम एक ही जगह थोड़ा अटके रहते हैं। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़ने का नाम थोड़ी ना है। इन्होंने कहा चलो हो गया, प्राइवेटाइजेशन भी देख लिया, समाजवाद भी देख लिया, जिन लोगों ने अपनाना था अपना लिया। अब तीसरी विश्व पर भी तो ध्यान दो। एक इंसान ऐसा भी है जो बिल्कुल गरीब भी नहीं है, बिल्कुल अमीर भी नहीं है, उसका क्या करा जाए। तो उसको हम विकासशील के कह सकते हैं कैटेगरी में डाला और इसकी हेल्प करने के लिए आगे नई नई पॉलिसीज वगैरह बनाई गई, संगठन बनाए गए, ऐसे कहा जाता है। आपने देखा भी होगा, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये सब क्यों बने हैं, विकासशील देशों को लोन देते हैं ना, ये आगे बढ़ो तुम भी आ जाओ। इनकी मुख्य चुनौतियां क्या थी, तो पराश्रितता और कॉर्पोरेटवाद। तो पराश्रितता का मतलब होता है पहले तो तुम घरेलू वर्ग ठीक करो। जब तक घर ठीक ना हो ना, तो तुम मोहल्ला कैसे ठीक करोगे। आपकी खुद के घर में कलेश होता है और आप गली में जा रहे हो शांत कराने के लिए, तो आप खुद सोचो कितने अजीब लगोगे ना आप। तो सबसे पहले कहते हैं ना, शुरुआत खुद से करनी चाहिए, उसके बाद पूरा आपको जंग जीत लेनी है। तो कुछ उस टाइप का ही करना है। पहले पराश्रितता करनी है, अपने देश के अंदर आपको ठीक चीज करनी है, अपने देश के अंदर शांति लेकर आनी है। फिर कॉर्पोरेटवाद की नीति को अपनाना है, कॉर्पोरेट करना है नई नई चीजों को अपने देश के अंदर लाने के लिए। और पूंजीवाद पर थोड़ा बहुत जोर देने के लिए इन्होंने कहा है, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो वर्क अच्छे से होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 1980 के दशक, राज्य की वापसी। अब 1980 के दशक में क्या हुआ था, तो ये अपना प्रेजेंट आता जा रहा है ना, पास्ट पढ़ते पढ़ते अपन प्रेजेंट में आए गए हैं। तो लोकतंत्र की दिशा में परिवर्तन हुआ, तभी तो आज हमारा देश लोकतांत्रिक है। संरचनात्मक समायोजन की राजनीति हुई। तो कह सकते हैं हम कि संरचनात्मक, एक हमने स्ट्रक्चर बनाया कि अपने भारत में ऐसी ऐसी राजनीति होनी चाहिए, प्रधानमंत्री होने चाहिए, राष्ट्रपति होने चाहिए, कार्यपालिका होनी चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए। तो सब एक तरीके से कह सकते हैं उसकी संरचना को तैयार किया, कैसे चुनाव करा जाए, कैसे कोई नया कानून बनाया जाएगा, उसको राजनीति में लेकर आए। वैसे तो ये संविधान में लिखा हुआ है हमारे। नव उदारवाद और निजीकरण शामिल थे इसके अंदर, नव उदारवाद और निजीकरण दोनों इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, अब हम देखते हैं 20वीं सदी का अंत, वैश्वीकरण और उभरती हुई प्रवृत्तियां। तो 20वीं सदी का अंत कैसे हुआ, वैश्वीकरण का इसमें क्या रोल था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रणालियों का उपश्रयन। यहाँ पे आप कह सकते हो जो प्रणालियां थी उनका महत्व, या प्रणालियों महत्व लिख देना, प्रणालियों का महत्व। तो सांस्कृतिक संस्थात्मक दृष्टि से विशिष्ट राष्ट्रों पर जोर दिया गया। अब उनकी संस्कृति को देखा गया, उनकी संस्था को देखा गया, और कुछ राष्ट्रों को उनकी नई टेक्नोलॉजीज के लिए, अपने विकास के लिए उनको जोर दिया गया। नागरिक समाज और लोकतांत्रिक उपागम। अब हम देखेंगे कि नागरिक समाज और लोकतांत्रिक उपागम में क्या बोला गया है। तो आप सब जानते हो सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, उसके बाद में ना इसको कहा गया इतिहास का अंत। एक तरीके से सोवियत संघ के बाद हम इतिहास का अंत मान लेते हैं।
उदारवादी लोकतंत्र की प्रधानता हो गई थी इसके बाद। उदारवादी लोकतंत्र, पश्चिमी उदारवादियों ने पश्चिमी औद्योगिकरण समाज की उन्नति की थी। अब जो पश्चिम की साइड में रहने वाले जितने भी उदारवादी थे, उन्होंने टेक्नोलॉजीज की बात करी, मशीनरीज की बात करी, औद्योगिकरण लेकर आए और समाज की उन्नति की। थर्ड है सूचना संकलन और प्रसार। अब सूचना संकलन और प्रसार में क्या कहा गया है, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण पहलू बना। अब आप सभी जानते हो वैश्वीकरण ने संचार और सूचना के लिए कितना बड़ा रोल ले लिया है कि आजकल कोई बिना फोन के रह ही नहीं सकता, है ना। अब फोन से ही सारे काम हो रहे हैं आजकल तो सारे, तो एक तरीके से संचार सूचना का एक डिवाइस है। इसने डेटा संकलन, उत्पादन, विश्लेषण को सरल बना दिया है, मानव अधिकार को प्रोत्साहन दिया है। अब आप सोचो किसी इंसान का फोन खो गया तो उसको सबसे पहले इस चीज की टेंशन नहीं होगी कि मेरा इतने का फोन गया, उसको इस चीज की टेंशन होगी मेरा कितना सारा इंपॉर्टेंट डेटा था उसके अंदर, उसको उस डेटा की प्रॉब्लम होगी। तो जो डाटा सेव हुआ है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। अब हम आ गए हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 1 आई होप क्लियर हो गई होगी। अगर टफ लगे तो आप एक बार इसको रिवर्स करके देख सकते हो जहाँ पे समझ में ना आया हो, और बाकी आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। तो इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 है हमारी तुलनात्मक विधि और तुलना की कार्यनीतियां। तो तुलना की विधि क्या होनी चाहिए और कार्यनीतियां क्या होनी चाहिए। तो पद्धति क्या होती है, सबसे पहले तो एक पद्धति हमें पता होनी चाहिए कि एक हमारी टेक्निक है जिसको हम टेक्निक को हिंदी में पद्धति कहते हैं। तो आंकड़ों के संबंध में विशिष्ट अवधारणाओं के प्रयोग करने के लिए तरीकों का संगठन है। डरना नहीं है, फर्स्ट टाइम हिंदी को देखकर डरना नहीं है। आंकड़ों के संबंध, जो भी हमारे पास अभी तक जितने आंकड़े थे उनका जो भी संबंध है ना, उसका इस्तेमाल करके एक संगठन बनाना है। अब आप सोचो आप कोई चीज स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है। सपोज आपको अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको सब चीज देखनी तो पड़ेंगी, कहाँ पे स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कितने पैसे होने चाहिए, स्टार्टअप में कितना लगाना है, उसके बाद कितना लगाना है। आपने एक तरीके से जितने आंकड़े बनाए उनका यूज करके यही तो बनाया, पहले ये फिर ये फिर ये स्टेप्स ही तो बनाए हैं, तो इसको हम पद्धति कहते हैं। तो तुलनात्मक पद्धति या फिर तुलना क्यों, तो हमें तुलना क्यों करनी चाहिए, तो सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है टेस्ट, ठीक है। तो ये अनुसंधान क्या कहते हैं, तो भूमिगत सिद्धांत कहते हैं इसको, और अनुसंधान वैज्ञानिक रूप से संगठित होना चाहिए। जो भी आप लोगों ने इसके लिए कह सकते हैं टेक्निक तैयार करी हुई है, तो वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, वो ग्रुप में होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक चीज यहाँ है दूसरी चीज समझ में नहीं आ रही, तीसरी चीज आपने पहले बता दिया। आप कोई भी चीज हो उसको हमेशा कैसे रखोगे, संगठित, ऑर्गेनाइज्ड। समकलनात्मक चिंतन, अब ये ऐसे लोग कहते हैं कि तुलनाओं के बिना ना कोई चिंतन अनिवार्य है, यानी कोई चिंतन आप कर ही नहीं सकते। आप कोई भी चीज सोचिए, आप उसकी कंपैरिजन किसी ना किसी चीज से जरूर कर रहे होते हैं। आप उसको यूनिक बता रहे हैं तो भी कंपैरिजन कर रहे हैं, फालतू बता रहे हैं तो भी कंपैरिजन कर रहे हैं, अच्छा बुरा ठीक ठाक, मतलब आप कंपैरिजन कर रहे होते हो। तो ऐसे लोग यही बोलना चाहते हैं कि तुलना के बिना कोई चीज संभव ही नहीं है ना। तुलना के बिना तो फिर सब तो रोबोट ही बन जाएंगे, कुछ नई चीज ही नहीं आएगी। अब हम देखते हैं कि तुलना की पद्धतियां क्या होती हैं या फिर टेक्निक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहली है प्रयोगात्मक पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में ये आएगा, तो इसको फटाफट एक बार अच्छे से माइंड में वर्ड्स को बिठा लेना, मेन वर्ड जिसकी मैंने बॉक्स बना रखे हैं, ताकि आप इसको एलैबोरेट करके लिख पाओ। प्रयोगात्मक विधि, इसके तो वर्ड में आ रहा है प्रयोग यानी इस्तेमाल। तो दो स्थितियों के बीच एक कारणात्मक संबंध स्थापित करना, यही कहलाता है प्रयोगात्मक पद्धति। दो कंडीशन ली आपने और उनको आपस में रिलेट करके देखा, ठीक है। परिणाम अन्वेषक को निष्कर्षों की व्यवहारिकता के संबंध में प्रस्तुत करना। आप ऐसे मान सकते हो कि आप लोगों ने CID वगैरह या कह सकते हैं सावधान इंडिया काफी देखा होगा, कभी ना कभी तो एक आध सीरियल देखा ही होगा। एक क्लू से वो कनेक्ट कर करके कहाँ तक पहुंचते हैं,
वो क्या कर रहे हैं, स्थितियों के बीच में क्या कर रहे हैं, एक कारण बता रहे हैं कि ये कारण है तो ऐसा हो सकता है। तो ये प्रयोग ही तो कर रहे हैं वो किसी चीज को जानने के लिए, और जो उसका रिजल्ट निकल रहा है उसके निष्कर्ष तक, उसके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए वो एक से दूसरे को क्लैरिफाई करके जब तक पक्का ना कर ले वो उस वाले मुद्दे पे जाते नहीं है। तो यही है प्रयोग कर करके देखना, यूज कर करके देखना, इसको हम कहते हैं प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट है केस स्टडी, जिसके आपको नाम से पता लग रहा है केस, एक केस लिया उसकी स्टडी करी। सिंगल केस को गहराई से अध्ययन करना, सबसे बड़ी बात कि इसमें तुलना नहीं होती है, ये सिर्फ हमें डेटा उपलब्ध कराते हैं। केस स्टडी के बेस पे हम तुलना करते हैं। अगर हमारे पास किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है और आप तुलना करने बैठ जाओगे, ऐसा हो सकता है? तो नहीं हो सकता। आपके पास पहले उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, देन आप क्या करोगे, उस चीज पे केस स्टडी करोगे। नेक्स्ट है सांख्यिकी पद्धति। अब इसके नाम में ही संख्या आ रहा है, यानी ऐसी टेक्निक जिसके अंदर आप आंकड़ों का इस्तेमाल करते हो। तो सांख्यिकी पद्धति वर्गों और चरों का प्रयोग करती है, यानी कि उनको वर्ड्स चाहिए, संख्याएं चाहिए जो मात्रात्मक हैं, जिनको आप गिन सकते हो, जिनका प्रतिनिधित्व अंकों से किया जा सकता है, जैसे कि कुल मतदान कितने हुए, सार्वजनिक व्यय कितना हुआ। अब आप वोटिंग गिनते हो तो भी तो कंपेयर कर रहे हो, इस पार्टी को इतने वोट मिले, उस पार्टी को इतने वोट मिले, तो ये भी कंपैरिजन है। नेक्स्ट है ध्यान केंद्रित तुलनाएं। ध्यान से देखो ना, आपको नाम में आंसर मिल जाएगा। ऐसी तुलनाएं जो कि ध्यान को, एक किसी चीज को ध्यान में रख के की जाती है, एकदम सेंटर में करके। तो ये अध्ययन की एक छोटी संख्या है जिसकी अक्सर दो, आप मान सकते हो कि बहुत बड़ी लेवल पे नहीं करना है, इसमें छोटी सी कोई दो चीजें ली उनमें तुलना करनी है, तो निश्चित पहलू को अध्ययन करोगे। आप बोलोगे इन चीजों में से भी मैं इस चीज पे ज्यादा स्टडी करूंगा। इस पद्धति से लोक नीतियों का सफलतापूर्वक तुलनात्मक अध्ययन हुआ है। अब हमारे भारत की जो लोक नीतियां हैं ना, वो इसी पद्धति से बनाई गई हैं। ध्यान केंद्रित तुलनाएं, ज्यादा तो हम लोगों ने इधर उधर नहीं करा, मेन चीजों पे फोकस करा है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक पद्धति। अब यह कारण संबंधी व्याख्याओं को खोजता है। अब ये क्या करता है, एक कारण से रिलेटेड जो भी चीजें है ना उसको देगा कि इसके इतिहास में क्या हुआ होगा, जो ऐसे रिलेट कर रहा है। इसमें मानव जनसंख्याओं और संस्कृतियों के बीच संपर्कों, परस्पर क्रियाओं और संबंध का अध्ययन संभव था। इसके अंदर जो संख्याएं, जनसंख्या हो गई, संस्कृति हो गई, है ना, इनके बीच में जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं उनको पढ़ना इजी था। अब आते हैं यूनिट 3 पे। आई होप क्लियर हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक। अब हम देखते हैं यूनिट 3 के अंदर क्या है। यूनिट 3 का नाम है संस्थागत दृष्टिकोण। तो आप फटाफट देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है संस्थागत दृष्टिकोण का। तो किसी भी दृष्टिकोण या जांच से संबंधित विशेषताएं प्रदर्शित हैं। अब आप कोई से भी जांच करोगे या कोई से भी आप दृष्टिकोण रखोगे तो आप उसके बारे में तो जानने की कोशिश करोगे। तो कैसे पता लगाते हैं, एक विषय वस्तु से जिसका अध्ययन किया जा रहा है, भाई बात भी तो पता हो, बात चल क्या रही है। इसके अलावा शब्दावली से, भाषा या शब्द। अब जो बात चल रही है ना, वो बात ऐसी लैंग्वेज में चल रही है कि वो लैंग्वेज आपको आती नहीं है, क्या आप समझ जाएंगे? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले विषय वस्तु, फिर शब्दावली। तीसरा होता है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की पसंद। आप अपना नजरिया देखो, आपको चीज समझ में आ रही है, पसंद है कि नहीं है, वो कहलाती है संस्थागत दृष्टिकोण। एक तरीके से, एक लेवल से आपने क्या करा, अपने नजरिए को रखा। अब हम देखते हैं संस्थागत दृष्टिकोण एक ऐतिहासिक अवलोकन। तो कैसे हमने इसको कंक्लूड किया संस्थागत दृष्टिकोण को इतिहास के अंदर। तो सरकारों का सबसे पुराना अध्ययन किसने करा था? अरस्तु ने करा था। ग्रीक शहरों के बारे में, राज्यों के संविधान के बारे में, प्रथाएं के बारे में, सबके बारे में पढ़ डाला था। कितने? तो 158 बुक में लिखे हैं 150, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बर्बर राजनीति का विरोध किया। इन्होंने कौन सी राजनीति का विरोध किया? तो बर्बर। और विरोध करने के बाद उन्होंने विभाजन कर दिया राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र के अंदर। आदर्श और विकृत रूप की सरकारों के बीच अंतर व प्रकार बताएं। इन्होंने बताया कि कौन सी आदर्श सरकार होती है, कौन सी विकृत रूप है। विकृत का मतलब ऐसी सरकार जो ज्यादा देर तक नहीं चल सकती है, जिसके अंदर कमी है। और एक और थे हमारे सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम है बागेहोट।
ठीक है। बागेहोट ने ब्रिटिश कैबिनेट के अध्ययन में योगदान दिया। इन्होंने ब्रिटिश कैबिनेट का अध्ययन पढ़ा था, जो कि कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है। इसी को पढ़ के हमारी कार्यपालिका के अंदर कई महत्वपूर्ण बिंदु बनाए गए हैं। तो आप समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है ये। अब हम देखते हैं संस्थागत दृष्टिकोण एवं तुलनात्मक सरकार का उभरना। कैसे संस्थागत दृष्टिकोण आए और तुलनात्मक सरकार बनी। 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत तक ब्रॉयस लोवेल और ऑस्ट्रोगोस्की, 3 लोग हैं कि काम ने संस्थागत दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दिया। इन लोगों ने एक संस्थागत दृष्टिकोण नजरिए को बदल डाला। ये तुलनात्मक सरकार के संस्थापक थे। कौन सी सरकार के थे? तो तुलनात्मक के थे। राजनीतिक घटना का अध्ययन किया था इन्होंने। यूनिट 3 भी हमारी कवर हो गई है। अब हम आते हैं यूनिट 4 के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना अंतर वाले, उनको तो छोड़ने ही नहीं है। तो क्वेश्चन है सामान्य प्रणाली और प्रणाली दृष्टिकोण में अंतर बताइए। नाम ही ऐसे है ना कि सेम सेम से लगते हैं, सामान्य प्रणाली और प्रणाली दृष्टिकोण। तो हम देखते हैं सामान्य प्रणाली क्या होती है। ये एक धारणा देता है हमें। कोई भी एक धारणा बनी तो वो किसके थ्रू बनेगी? सामान्य प्रणाली के अंदर। लेकिन उस प्रणाली पे सिद्धांत का पता लगाना कि बनी तो बनी कैसे। एक होता है डायरेक्ट बता दिया ऐसा होता है, और एक ऐसा क्यों होता है। भाई मेरे अंदर ना एक क्यूरियोसिटी है, मुझे जानना है ऐसा क्यों होता है। तो जब क्यों वाला क्वेश्चन आ जाए ना, दैट इज प्रणाली दृष्टिकोण। सिद्धांत के भागों को मान्यता देता है। ये ना कहता है कि अलग अलग पार्ट को अलग अलग डीपली पढ़ो, लेकिन ये विविधता में भी एकता बताता है। अलग अलग चीजों को भी हम एक साथ पढ़ सकते हैं। तुम एक चीज को अलग अलग पढ़ रहे हो। तुलनात्मक विश्लेषण इसके अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि पार्ट्स में कोई चीज पढ़ रहे हैं तो क्या ही तुलना होगी। लेकिन इसके अंदर तुलनात्मक विश्लेषण होता है, कंपल्सरी है इसके अंदर। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रणाली विश्लेषण कैसे होता है। तो सबसे पहले तो इसमें लक्षण की विशेषताएं देखेंगे। तो प्रणाली विश्लेषण का तात्पर्य है उद्देश्यों का एक समूह जो उद्देश्यों के बीच उनकी विविधताओं का संबंध बताए। तो प्रणाली विश्लेषण क्या होता है? एक उद्देश्यों का ग्रुप होता है, कह सकते हैं उद्देश्यों का समूह होता है, जो उद्देश्यों की ही विशेषता बताए। आपसे कोई गोल पूछ रहा है, गोल के बारे में उस गोल का इंपॉर्टेंस भी पूछ रहा है। आप क्या बनना चाहते हो? अच्छा, इससे होता क्या है? क्या आपके पास होगा? सिर्फ मनी या पावर? क्या होगा आपके पास? तो वो चीज बताना होता है इसका एक तरीके से विशेषता बताना। इसमें प्रणाली, उपप्रणाली, पर्यावरण, आगत, निर्गत, रूपतांत्र, प्रक्रिया, प्रतिपुष्टि, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल हैं। सब चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। अब हम देखते हैं विशेषताएं क्या आती है फटाफट। तो एक सामाजिक घटना कई भागों से मिलकर बनी होती है। आपको पता है एक सामाजिक घटना कई अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी है। भाग एक साथ ना होकर अंतर संबंधित होते हैं। अब एक साथ पार्ट्स नहीं है ABCDEF, इसके अंदर ये सब चीजें नहीं है। इसके अंदर एक मुद्दे में ही दूसरा मुद्दा रिलेट होता है, जो इसे जीवंत बनाता है, इसको जीवित बनाता है। मुख्य चिंता बेहतर रखना और चुनौतियों का सामना करना, इनकी एक टेंशन रहती है कैसे हम किसी चुनौती का सामना करेंगे। कई हिस्से प्रतिमान संबंध दर्शाते हैं। इसके कई हिस्से ऐसे दर्शाते हैं कि इसके प्रतिमान हो। नेक्स्ट है प्रणाली दृष्टिकोण। ठीक है, प्रणाली दृष्टिकोण, अंतर और उद्देश्य। तो प्रणाली दृष्टिकोण क्या होता है हमने पीछे पढ़ लिया। अब इसके चिंता और उद्देश्य क्या है, फटाफट उद्देश्य देखते हैं। तो प्रणाली की समग्रता को बनाए रखना, प्रणाली को एकजुट होकर रखना, व्यवस्था बनाने पर निर्भर रखना। कैसे हम किसी चीज की व्यवस्था को बनाएंगे? आप लोग एग्जाम देने जाते हो ना, उस एग्जाम हॉल में आपके जाने से पहले कितनी सारी चीजें हो रखी होती हैं, तो वो सब उसकी क्या है? व्यवस्थाएं तो है। नियमित प्रक्रिया विकसित करना, अलग अलग जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको रिलेट करना, जिससे संसाधनों का वितरण होता है। अब देखो नियमित प्रक्रिया बनी होगी ना, तो जो भी संसाधन है आराम से बट जाएगा। लेकिन अगर प्रक्रियाएं ही नहीं बनी तो कैसे संसाधन का उपयोग हम कर सकते हैं शांति से। प्रणाली को अराजकता और पतन से बचाना। अब अगर आप सारे काम अच्छे से कर रहे हो तो क्यों इसका कोई विरोध करेगा, क्यों इसका पतन होगा। लेकिन अगर काम ही अच्छा नहीं है तो हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चिंता। तो प्रणाली अपने वातावरण में परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कैसे करती है। इनका पहला क्वेश्चन ये है कि अपने वातावरण के अंदर जो भी चुनौतियां आएंगी ये उसको कैसे डटकर सामना करेंगे। ये संघर्ष की पहचान कराता है। ये लोग कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। लक्ष्य प्राप्ति करना इनका मेन गोल होता है।
अब लास्ट यूनिट 5 का एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फटाफट देख लेना। क्वेश्चन चैप्टर है हमारी यूनिट 5 राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण। तो इसमें आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को इसमें विकसित किया गया था। वैश्विक प्रणाली व्यवस्था के बहुपक्षीय संबंधों पर जोर देती है, यानी जो वैश्विक प्रणाली होती है वो बहुपक्ष जो भी संबंध होते हैं उन पर जोर देती है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को विकसित करती है। पूंजीपति मजबूत होते जा रहे हैं, लेकिन जो जमींदार थे वो सारे कमजोर होते जा रहे हैं। राज्य मशीनरी की ताकत बनती जा रही है, अब कोई राज्य डेवलप कर रहा है अपनी मशीनरी के थ्रू। तो ये था हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीटेड करा दिया मैंने इसके अंदर। अगर कुछ रह गया हो तो आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।